डीज़ल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। एक साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी और जिसकी नतायज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने देखने शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ उसी एक साल के अंदर वो नफरत के बीज बोए जा रहे थे, वो मनसूबा साजी की जा रही थी, वो मुसल्लह जत्थों के जरिए मुल्क के अंदर और रियासती अमलाक के ऊपर हमला आवर होने की जहन साजी की जा रही थी। ये वही एक साल पैरेलल, ये दो मुआवजना आपको करना पड़ेगा, दो चीजों का, दो पॉलिसीज का, दो माइंडसेट्स का, दो इंटेंशंस का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद से हर तरफ पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और अगर इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही को, जो कि मरकजी सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें लाहौर से ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि क्या अनकरीब अब चौधरी परवेज़ इलाही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर इस वक्त सियासत का गढ़, सियासत का मरकज बना हुआ है। एक तरफ जहांगीर तरीन मुतहरिक हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चौधरी शुजात हुसैन भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और साथ में मफामत के शहंशाह, मफामत के चैंपियन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में ही मौजूद हैं और वो भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर में जारी इस जोड़ तोड़ के नतीजे में किसके हिस्से में क्या आएगा। कुछ ही दिन में ये सूरत हाल वाज़े तो हो जाएगी, लेकिन सवालात बहुत से अब भी मौजूद हैं कि जोड़ तोड़ के लिए तेज़ होती जो कोशिशें हैं इसका इशारा किस तरफ है। इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ सरकारी अदाद-ओ-शुमार की अगर बात की जाए तो नाज़रीन, महंगाई अब तक की सबसे बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार 38% महंगाई की निशानदही कर रहे हैं, लेकिन जिस महंगाई का सामना आवाम को है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। इसके जवाब में आज वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने कहा कि आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखना यह कि क्या इस चैलेंज को पूरा कर पाएगी हुकूमत या नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए आई और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक साल का अगर मुआवजा किया जाए तब हक़ाइक़ सामने आएंगे। इस दौरान हुकूमत ने क्या क्या किया है ये भी पता चल जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में महंगाई की असल वजह साबिका हुकूमत है, लेकिन ये कोई नया हरबा नहीं है, ये पुराना वतीरा है कि अपना जो नाअहलियाँ हैं या जो आपकी बैड गवर्नेंस है उसका मलबा पिछली हुकूमतों पर डाला जाए। यही सिलसिला आज तक पाकिस्तान के अवाम देखते जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF प्रोग्राम बहाल नहीं किया जा सका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली सी कमी तो कर दी है, लेकिन डॉलर भी कम होने को उसकी अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से। इस वक्त बजट सर पर है और अवाम महंगाई के हाथों शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी, अगर अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं तो अगली हुकूमत के लिए क्या क्या मैंडेट होंगे, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे पहले अपने जो मेहमान हैं आज के उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में आमिर रज़ा साहब, सीनियर तजियाकार, और शौकत पराचा साहब। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आमिर रज़ा साहब, पहला सवाल आपसे है, आज जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई है, बज़ाहिर तो केसेस डिफरेंट हैं, नौयत डिफरेंट है, लेकिन आपको लगता है कि रिहाई का जो फार्मूला है या रिहाई का दारोमदार उसी चीज़ पे होगा जिस तरह से हमने देखा कि बाकी रहनुमाओं ने लाताल्लुकी का इजहार किया PTI के साथ और फिर उनके गुनाह भी माफ़ हो गए, उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई और उनकी रिहाई भी मुमकिन हो पाई। आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ भी यही मामला होने जा रहा है? जुनैद साहब, क्या साराइयाँ तो यही हो रही हैं कि अब तक जो हमने देखा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जो PTI के लोग गिरफ्तार हुए उन पर तमाम इल्जामात जो हटा दिए गए एक बार जब उन्होंने अपनी पटरी बदली। और अच्छा, एक बात हमें समझने की कि परवेज़ इलाही साहब और उनके खानदान की तारीख है, वो तारीख ये कि कभी भी रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आके खड़े नहीं हुए हमेशा से। मगर आप देखें ना कि हर मार्शल दौर में इनके खानदान ने जो है हर फौजी हुकूमत के साथ ताउन किया है, और आखिरी दौर जिनका मुशर्रफ साहब के साथ था उसके अंदर तो सबको पता है कि इनको एक लायंस शेयर मिला था इस पूरे खानदान को पाकिस्तान के इक़्तिदार के अंदर। तो अब जो उनका एक टेस्ट केस है, उनके फर्जन जो है, अभी भी मैं उनका ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हम पे दबाव डाला जा रहा है और हम अपनी पॉलिसी गालिबन नहीं बदलेंगे। ये उनका अभी तक पब्लिक पोजीशन है।
लेकिन वो कहते हैं कि जब तक सुबह होती है क्या सूरत हाल होगी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। लेकिन क्या सारा ये देखें, जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये कि हमारे यहाँ एहतिसाब का पहिया जो है वो बड़ा ही लॉप साइडेड चल रहा होता है, बड़ा सिलेक्टिव होता है। एक जमाना वो था कि जब जो आज की हुकूमत और माजी की अपोजिशन थी उसके तमाम अफराद जो थे वो मुबैना तौर पर बदउनवान थे और काबिल, कहते हैं काबिल गर्दन ज़दनी थे। और फिर हम देखते हैं कि यकायक वो सब दूध के धुले साबित हुए, पाक साफ साबित हुए और आज जो है वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। और वो तमाम लोग जो कल तक बिल्कुल कहते हैं ना कि साफ सुथरे थे, आज वो हैं एहतिसाब की चक्की में पीछे जा रहे हैं। तो हमारी यहाँ इत्तेदाल नहीं है। लेकिन आमिर साहब, ये जो गिरफ्तारी है, ये भी कहा जा रहा है कि वो जो आखिरी वक्त पे धोखा दिया गया है, कमिटमेंट करके फैसले को तब्दील किया गया, पीडीएम का वज़ीर आला बनने के बजाय तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बनने का फैसला हुआ, उसकी सजा दी जा रही है और ये गिरफ्तारी बिलाखिर होनी ही थी, ये फैसला बहुत पहले कर लिया गया था। जी देखिए, वो आपके सवाल में वही जवाब, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ अमूमन एहतिसाब बदनवानी तो इस मुल्क में है, लेकिन उसको बहाना बनाकर पॉलिटिकल स्कोर सेटल होते हैं और लोगों को कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदलें। हर दौर में ये हुआ है। तो एहतिसाब हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हो पाया। गो के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला करप्शन है। बहुत सारे लोग जो, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर एक तो वो एहतिसाब का अमल खुद मुतनाज़ा बन जाता है। वो जो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ जिहाद है वो कामयाब हो नहीं पाता, हम पैदल पे शिकस्त खाते रहते हैं। तो मैं उसी तनाजुर में इस चीज को देख रहा हूँ और अब कुछ दिनों में, बिल्कुल मेरे ख्याल में घंटों में या दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि परवेज इलाही साहब जो हैं कितनी इस्तकामत के साथ। ये वाज़ेह तो हो जाएगा, लेकिन मोनिस इलाही साहब का रद्द-ए-अमल आया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे अभी भी खड़े रहेंगे, लेकिन हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ छुड़वानी है तो माथे पे गोली मार दीजिए, या ऐसे रहनुमा जिन्होंने कहा कि हम कुछ दिन के लिए सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, उनका कुछ ही दिन के बाद मौक़िफ़ बदल गया है। ये अभी कुछ घंटों कुछ दिनों पहले के वाक़यात हैं। तो आपको लगता है पराचा साहब कि इस बार भी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ के साथ? परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ में कब थे? क्या इमरान खान की तरफ से सदर बनाए जाने के बाद पीटीआई के लोगों ने उन्हें तस्लीम किया था कि वो पार्टी सदर हैं? किसी भी पीटीआई के बंदे से आज भी बात कर लें और पूछ लें कि परवेज़ इलाही का वहाँ स्टेटस क्या है, क्या वो परवेज़ इलाही को पीटीआई का हिस्सा मानते भी हैं? नहीं। मुझे तो कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिला जब से ये सदर बने थे कि परवेज़ इलाही के लिए पीटीआई के लोग कोई शोर करें या कोई एहतजाज करें। मसलन आज तो खैर 9 मई के बाद वाक़यात हालात डिफरेंट हैं। पिछली बार जब पिछली बार भी आप ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं निकला पड़ा था और रात गए तक एंटी करप्शन वाले पुलिस के साथ उनके घर पे मौजूद रहे, उस वक्त तो पीटीआई इन हालात का शिकार नहीं थी। कितने लोग उस रात परवेज़ इलाही के घर आए थे एक आधार, फिर इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई थी उन्हें पार्टी में? परवेज़ इलाही जो मर्जी सोचें, लेकिन वो जो एक आउटसाइडर इंट्रूडर वाला इंप्रेशन था पीटीआई के अंदर परवेज़ इलाही का, वो तो अपनी जगह पे बरकरार है। अब दूसरी बात, जो परवेज़ इलाही करेंगे क्या? परवेज़ इलाही साहब जब इधर गए, पीटीआई में शामिल हुए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, तो खुद मोनिस इलाही ने कहा था कि हमें कहा गया था कि आप उधर चले जाएं, पीटीआई के साथ बैठ जाएं। शुजात हुसैन नहीं गए। तो अगर वो कहने पे ही गए थे जो मोनिस इलाही कह रहे हैं, तो अब क्या वो कहने से वापस नहीं आ सकते? हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो इस वक्त एलिगेशन है परवेज़ इलाही पे, कोई कह रहा है 1 अरब 32 करोड़ है, कोई कहता है 70 करोड़ कमाए हैं, या जो मोनिस इलाही ने लाहौर का एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट जो अप्रूव करवाया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसमें जो किकबैक्स मिले, तो फिर वो तो मोनिस इलाही हजम कर जाएंगे जब अगर वफादारियां वो तब्दील करते हैं। तो जो बात है इस मुल्क में कि खाओ पियो चले जाओ, फिर आप अपनी साइड बदल लो, और हम तो खैर कल भी कहते थे, परसों भी कहते थे, जब नून लीग वाले अंदर थे, सारे पीपल्स पार्टी वाले अंदर थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त नहीं मानते थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं ये जेन्युइनली अंदर हैं। लेकिन अब जब अभी जा रहे हैं, पराचा साहब, ये जो तेजी है इस वक्त लाहौर देख रहे हैं कि काफी वहां पे सियासत का गढ़ बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, जेकेटी ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हो रहे हैं। आपको लगता क्या है, ये पीटीआई छोड़ने वाले किसकी कश्ती में सवार होने जा रहे हैं? किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है?
ये सारे वीक होने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमने 15 जुलाई 2022 का पंजाब का बाई इलेक्शन देखा, वो हर उम्मीदवार अपने अपने हलके में बहुत ही मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन एक टैग था उन पे कि ये लोटे हैं, ये टैग था कि ये वफादारी तब्दील करके आए हैं। तो ये जो लोग जाएंगे, क्या इनके जाने से, फ़र्ज़ किया XYZ कोई भी नई पार्टी बनाता है, ये वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इनके मुकाबले में नून लीग अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी, या PTI इसी नाम से, या अगर इस पे बैन होता है कोई नए नाम से PTI बनती है तो वो इनके सामने अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी। मैं समझता हूँ ये स्पॉयलर्स का किरदार तो अदा करेंगे जेन्युइनली, लेकिन इससे बढ़कर अगर इनसे ये तवक्को रखी जाए कि जो 100 के करीब निकल गया है, ये 100 के 100 सीटें जीत जाएंगे, तो कम से कम इस चार्ज्ड इन्वायरमेंट में अगर वाकई जो वोट डाला जाता है वो गिना जाता है उसी तरह, तो फिर इनका चांस नहीं होगा। लेकिन जो भी पार्टी बन रही है या ग्रुप बन रहा है, वो बड़ा ही एक मजबूत प्रेशर ग्रुप होगा, वो मजबूत तौर पर सामने आएगा और एक बहुत ही मजबूत स्पॉइलर के तौर पर काम लेकिन ये भी सवालिया निशान है आमिर साहब कि क्या वाकई में एक प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है, ये एक से ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स हैं, और साथ में अगर ये छोड़ने वाले अरकान, जिस तरह से राजा साहब ने कहा कि खुद को कमज़ोर करने जा रहे हैं, वो ये स्ट्रेंथन करने नहीं जा रहे खुद को या किसी पार्टी को, इससे आप एग्री करेंगे? और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को वाकई में इनके PTI छोड़ने से फ़ायदा होगा या फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी ये जमातें? अच्छा देखिए, सियासत में एक फैक्टर जो होता है डिटरमिन नहीं करता फतह और शिकस्त को, बहुत सारे अवामिल होते हैं। पहले तुम्हें ध्यान में ये रखना चाहिए कि पंजाब में जहां नून लीग का एक वोट बैंक है, वह एक वोट बैंक है जो कि PDM मुखालिफ वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जमा हो गया था PTI के अंदर, एक जमाने में पीपल्स पार्टी में के साथ हुआ करता था। अब वो वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं अपनी मतलब झलक दिखाएगा। अब उसके लिए कई आपके सामने वेन्यूज आ रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब बैंक करेंगे इलेक्टिबल्स के ऊपर। हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें इलेक्टिबल्स का बड़ा किरदार है। कम से कम 60% नशिस्तें जो है मुल्क में वो देही इलाकों की, ट्राइबल एरियाज की होती है, जहां पर एक बड़े आदमी या एक बड़े खानदान का जो होता है उसको नफूज होता है, और अगर उसको किसी मकबूल पार्टी की टेलविंड मिल जाती है तो उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है, भरपूर कामयाबी हासिल करता है। तो इलेक्टिबल्स जो है एक तो जहांगीर तरीन के परचम तले जमा हो सकते हैं, हो रहे हैं। दूसरा फिर ये जो आप मूव देखें कि खुद अगर मतलब इमरान खान पे कल को डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर उनका जो वोट बैंक होगा क्या होगा? वो किसी ना किसी परचम तले, अब जो बहुत सारी स्पेकुलेशन, इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, कि माइनस जैसे शाह महमूद को उन्होंने नाम दिया है कि वो लीड करेंगे पार्टी, तो वो वोट बैंक भी होगा, तो वो भी जो एंटी नवाज वोट बैंक है वो वहां पर भी आर्टिकुलेट हो रहा होगा। फिर पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब में कोशिश की है अपने आप को मोबिलाइज करने के लिए, और ये वही हिकमत अमली अपना रहे हैं जो इन्होंने देही सिंध में अपनाई थी। देही सिंध में भी आज जो हर बड़ा जागीरदार है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। बलूचिस्तान में भी हो रहा है कि जितने बड़े सरदार हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं, और अगर साउथ पंजाब में भी ये होता है तो वहां पे एक जंगे मलगूबा होगी, क्योंकि वहां पे शाह महमूद कुरैशी का फैक्टर होगा, जहांगीर तरीन का फैक्टर होगा, नून लीग का फैक्टर होगा। मैं थोड़ा सा अगर इसकी आप आसान लफ्जों में चाहूँ, अगर आप इसकी तशरीह कर दें कि क्या तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तकसीम होने जा रहा है इन अफराद के छोड़ने से, या एंटी तहरीक इंसाफ वोट बैंक तकसीम होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान दीगर पार्टियों को हो जाएगा, PDM की जमातों को हो जाएगा? देखिए, PDM तो जाहिर है कि अभी तक PDM हमें पता है कि वो एक उस पर नहीं लड़ रहे, कहीं पे हो सकता है सीट एडजस्टमेंट्स कर लें, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मुकाबला नून लीग हुई तो एक पुरानी राइवलरी है वो, ठीक है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें पीछे चली गई है। साउथ पंजाब में वो गेन करेंगे आने वाले इलेक्शन में। PTI का वोट बैंक जो है, यानी कि नवाज मुखालिफ वोट बैंक जो है, वो तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समझ में ये हमें आना चाहिए कि जो भी हिकमत अमली बनेगी, ये नहीं नजर आ रहा कि नून लीग को एक कहते हैं ना खुला मैदान मिल जाएगा, ये मैं होते हुए नहीं देख रहा हूँ। नून लीग भी जो है उसको भी वो किया जाएगा, जरा सा रोक के रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी को गलत फहमी है कि कोई बहुत मजबूत होकर चीजें आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। एक मिक्स प्लेट आएगी हमारे सामने पंजाब में, गालिब इम्कान ये, यानी कि इस बार भी लग रहा है कि 2/3 अक्सरियत किसी एक जमात को नहीं मिलने जा रही। प्राचा साहब, एक तो ये तकसीम होने वालों के बारे में आप भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या छोड़ने वालों से तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम होगा या फिर एंटी तहरीक इंसाफ वोट तकसीम होगा, और साथ में ये भी बताएगा कि अभी जो
बज़ाहिर खामोशी से दिखाई दे रही है पकड़ दकड़ के ऊपर, क्रैकडाउन के ऊपर। आपको लगता है कि वो खामोशी के तौर पे, एक तूफान के तौर पे सामने आएगा वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, और सिंपैथी का वोट पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पे? देखें, जब पहले क्वेश्चन का जवाब तो बड़ा सादा है कि जब पीटीआई के लोग टूट रहे हैं, पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स टूट रहे हैं, वो अपना ग्रुप बनाएं, एक बनाएं या 3 बनाएं, तो नुकसान तो अल्टीमेटली पीटीआई को होगा। और फ्रॉम नॉर्थ पंजाब टू सेंट्रल पंजाब, जो कि तकरीबन कौमी असम्बली की 105 सीटें बनती हैं, साउथ पंजाब की कोई 50 से 55 सीटें हैं, तो ये जो नॉर्थ एंड सेंट्रल पंजाब है, इसमें अगर पीटीआई के ये टूटने वाले भी इलेक्शन लड़ें और पीटीआई नए लोगों को भी टिकट दे, तो ये हैं तो एंटी नवाज, हैं तो एंटी पीएमएलएन, तो इसका तो लामाला जो फायदा है वो पीएमएलएन को मिलेगा। अब आ गई साउथ पंजाब की बात। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो टूटे, उनको तोड़कर पीटीआई में शामिल किया गया, और पीटीआई ने जो उनके साथ हशर किया, ना कोई उनकी बात सुनता था, सराइकी सूबे का नारा दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ। तो पीटीआई तो एज सच वहाँ कोई इतनी मकबूल जमात नहीं थी। हाँ, फ्यूडल्स आए हुए थे, बासर लोग आए हुए थे, अब वो वापस जा रहे हैं, अब वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं या वो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप में जाते हैं। अगर उनके दरमियान अलायंस होता है, देखिए मत भूलिए जितनी भी कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन इस वक्त का जो रूलिंग अलायंस है उसके सामने एक ही एनिमी है, होस्टाइल पावर एक ही है, जो कि इमरान खान है और उसकी पार्टी है। ठीक है। और वो फिर अपनी कॉमन स्ट्रेटजीज जरूर बनाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एंटी इमरान वोट को वो 5, 6 या 10 या 12 या 13 जिस तरह कहते हैं कि वो अपना वोट 13 जगह पे डिवाइड करें ताकि वॉक ओवर मिल जाए इमरान खान की पार्टी को। साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कहां पर जाएंगे? क्या आप देख रहे हैं कि नंबर 2 के तौर पे वो सामने आ सकते हैं और अवाम पीटीआई के हिमायती उन्हें तस्लीम भी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसलिए बहुत बड़ा सवाल है कि खुद इमरान खान ने कहा कि अगर मैं नाअहल हो गया तो ये मेरे जानशीन होंगे। फिर सोशल मीडिया पर अलीमा खान साहिबा ने आज तस्वीर उन्होंने शेयर की है, जो मैंने देखी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं बैक इन 80s में भी, ये एक इंडिकेशन भी है, मे बी अर्लियर देन दैट, जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब शायद उस वक्त पंजाब के वजीर खजाना थे। लेकिन जब ये सारी सूरत हाल है हमारे सामने, मैं कभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब से ये तवक्को नहीं करता कि वो फौज पर जो हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया गया, या पेशावर में या दीर में जो कुछ हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब या उनका खानदान की एन आयोटा ऑफ सिंपैथी उस ग्रुप के साथ या उस सोच के साथ होगी। बिल्कुल ठीक। एक आजमाइश का वक्त है यकीनी तौर पे उनके लिए कि ना तो वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जा सकते हैं, ना वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत किए बगैर रह सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मिर्जा साहब, आपको इस बात के कितने इम्कानात लग रहे हैं कि इलेक्शन के रोज़ अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्रैकडाउन, ये पकड़ दकड़, ये गिरफ्तारियाँ और अपनी वाबस्तगियाँ तब्दील कराना, इसका रद्द-ए-अमल अवामी तौर पर बहुत ही शदीद आ सकता है, जो कि जिसके नताइज से सब हैरान रह जाएंगे और सरप्राइज़ होगा सबके लिए? देखिए, गालिब इम्कान तो ये कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और ये जो पूरी आप तब्दीलियां देख रहे हैं सब बंदियों में, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि लोगों को इलेक्शन नजर आ रहे हैं, इलेक्शन होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अवामी मकबूलियत की बात होती है कि पीटीआई क्या वो लिवरेज कर सकेगी अपनी अवामी मकबूलियत को या नहीं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और सिर्फ अवामी मकबूलियत वाहिद फैक्टर नहीं होता, ज़मीन मकाम को भी कहते हैं ना कि अलाइन होना पड़ता है एक फतह के लिए या एक अच्छे मुस्बत नतीजे के लिए। तो यहाँ पर जब पीटीआई जो है शिकस्त रेत का शिकार है, और जो 9 मई का जो वाकया हुआ है उसके बाद वाकई उनकी जो क़यादत है वो बैकफुट पर है, और उनके जो बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं वो मादत ख्वाहाना उनका रवैया है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कम बैक करना इतनी जल्दी, जबकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का प्रेशर जो है वो उन पर है, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल में गिरफ्त को भी वो ढीला नहीं करेंगे।
तो उसके नतीजे में मैं नहीं देखता कि जो इमरान खान की 8 मई तक पोजीशन थी वो अब आज के यानी कि अगर अक्टूबर होता है उस वक्त तक वो बरकरार रख सकें। तो बड़ा चैलेंजिंग फेज है, क्योंकि उनको भी यही नहीं पता पीटीआई के चेयरमैन को कि उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो कहते हैं ना शहर के होने तक कितने लोग उनके साथ होंगे, कौन कौन मजीद साथ छोड़ जाएगा। वो एक अभी वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो मैं नहीं देखता कि वो एक बहुत मतलब कुव्वत के साथ इलेक्शन में शामिल हो सकेंगे। अगर होंगे भी तो एक जैसे डिवाइडेड सबको नजर आ रहा है कि जी लोग तकसीम होंगे, वोट बैंक के तकसीम होने का अंदेशा है। तो बेस्ट जो पीटीआई कर सकती है वो ये कि जी जो एंटी नवाज वोट है उसको किसी तरह से इस तरह से लिवरेज करे कि एक जो खुला मैदान मिल जाता है हमेशा नून लीग को एक जमाने में मिल जाया करता था वो ना रहे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी अहम बात है, देखिए हम जो डिस्कस करते हैं मुस्तकबिल का सिनेरियो मंजरनामा, उसमें हम बस ये बातें कर रहे हैं कि जी फला शख्स फला को छोड़ के जा रहा है, वफादारी तब्दील कर रहा है। जो इलेक्शन का सबसे कलीदी चीज होती है वो होता है कि किसी भी पार्टी का प्रोग्राम, उसका मैनिफेस्टो, उसकी पॉलिसी आप देखिए उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज भी बात नहीं करी, हम जैसे तजदियाकार भी उस पर बात नहीं करे ना, सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर कि भाई आपकी क्या माशी पॉलिसीज होंगी, नून लीग कैसे मुख्तलिफ होगी पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी का क्या हिकमत अमली होगी लॉस मेकिंग इदारों को बहाल करने के लिए, पीटीआई क्या करेगी कर्जों का बोझ, जो इस मुल्क के सुलगते हुए सवालात हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। जो बड़ा मुझे बात होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पराचा साहब, आप क्या समझते हैं, 2/3 अक्सरियत कोई एक पार्टी ले पाएगी या फिर इसी तरह की ऐसे मिलती जुलती हुकूमत ही होगी? फर्क सिर्फ ये होगा कि इंतखाबात हो चुके होंगे। अब इतना बड़ा रिस्क हो सकता है? कोई 2/3 मेजॉरिटी लेके इतना बड़ा रिस्क कोई बनने देगा किसी को? ये क्या आप बात कर रहे हैं? जब 18 पार्टियां मैदान में आ रही हैं और नई पार्टी या पार्टियां बन रही हैं, तो सही बात है कि 2/3 वाला तो ज़हन में मत रखें। और अगर अलायंस की शक्ल में ये पार्टियां नॉट इन अ फॉर्मल अलायंस, लेकिन अगर सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो तो खैर नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉकेट्स हैं हर एक की, और जिस तरह से वो पॉकेट हर एक अपनी स्ट्रेंथन कर रहा है, मसलन पीपल्स पार्टी की सिंध एक बहुत मजबूत पॉकेट है। और अगर एक चीज ऐड करना चाहूँ, क्राइटेरिया क्या होगा, परफॉर्मेंस या फिर कौन अच्छा जोड़ तोड़ कर लेता है, कौन अच्छा कायल कर लेता है? देखिए, जो परफॉर्मेंस वाली बात है ना, परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान में एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये मैनिफेस्टो देखना, प्रोग्राम किसी का है, वैसे तो असद उमर साहब का बड़ा ही अच्छा मैनिफेस्टो था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। पहले 90 दिन, फिर 100 दिन, फिर 6 महीने, उसके बाद 1 साल। तो वो जो पेपर में लिखा हुआ था वो ट्रांसलेट तो ना हुआ ना इन टू रियलिटी। इसलिए इलेक्शन के मौके पर लोग ये देखते हैं, मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनकी बात कर रहा हूँ, कौन उनके साथ थाने जा रहा है, कौन उनके साथ तहसीलदार के पास जा रहा है, कौन उनके साथ डीपीओ डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहा है। भाई, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, उनको मसाइल में उलझाया हुआ है। ये जो बड़े माइक्रो इकोनॉमिक टाइप कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आम वोटर का वो नहीं होता। वो ठीक है, एक जो स्टेक होल्डर हैं उन तक तो अच्छा पैगाम हो सकता है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आपका एक विजन जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन जब आप ग्रॉस रूट की बात करें, ग्रॉस रूट पर लोग देखते हैं कौन आया था। मसलन मैं गांव की बात कर रहा हूँ, फातिहा खानी के लिए कौन आता है, शादी के लिए कौन आता है। गांव के लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि खुशी गमी में कौन उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे आमिर ज़ियाद साहब, शौकत पराचा साहब, आप दोनों की तशरीह का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात करते हैं मुल्क की मईशत पे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है क़य्यूम सुलहरी साहब ने, खुर्रम हुसैन साहब ने, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। मईशत के हवाले से बात करते हैं। खुर्रम हुसैन साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी ये बात हो रही है कि जी IMF के साथ नए सिरे से जो नई हुकूमत होगी, नए मैंडेट के साथ, वो नया एग्रीमेंट करना चाहती है, लेकिन अभी तक तो हम जो पिछली किस्त है वही नहीं अप्रूव करवा सके। तमाम तर इक़दाम कर लिए, मुल्क में इस वक्त बदतरीन महंगाई का सामना है आवाम को, लेकिन इसके बावजूद IMF को हम नहीं मना पाए। जी, सही बात है, IMF को नहीं मना पाए। इसका आई थिंक यही मतलब है कि तमाम जो भी कंडीशंस थी वो नहीं मीट हुई थी, काफ़ी हद तक हो गई थी। और आई थिंक गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी या ये समझ रही थी कि अगर वो 80 या 85 या 90% भी इक़दाम पूरे कर ले
तो प्रोग्राम शायद हो जाए बहाल, बाकियों में वेवर मिल जाएगा, क्योंकि माजी में तो ऐसे होता आया था। लेकिन इस दफ़ा सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मुख्तलिफ वजहें थी, लेकिन नहीं, ये प्रोग्राम तो अब काफ़ी क्लियर हो गया कि डेड है बिल्कुल, और अब अगली हुकूमत आएगी, वही अपना एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट। क्या क्या यकीन दहानियां IMF को मतलूब है जो कि हम अब तक नहीं करवा पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात जुनेद तो थी कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, IMF खुद कैलकुलेट करता है, प्रोजेक्ट करता है कि एक मुल्क की हर साल अगले 3 सालों के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। उसके तहत उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बाकायदा, या करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इतना है, आपकी एमोटाइजेशन कॉस्ट इतनी है, आपकी इस तरह करके वो पूरा एक बिल्डअप बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आपको इस साल में $25 अरब कहीं ना कहीं से अरेंज करने होंगे, और उसका फिर आप हमें प्लान दिखाएं। उस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान में पाकिस्तान के पास एक कोई $3 अरब का गैप था जो वो नहीं अरेंज कर पा रहे थे। कमिटमेंट्स मिल गई थी सऊदी अरब से और UAE से, और माजी में तो ये होता था कि जब कमिटमेंट मिल जाए तो IMF उसी कमिटमेंट की की बुनियाद पे प्रोग्राम अप्रूव कर देता था। लेकिन इस दफ़ा सख्ती की जा रही थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दे के तोड़ दिए थे, अपने वादे तोड़ दिए थे उनसे। तो अब वो कह रहे थे कि भाई अब सब कुछ आप पहले करके दिखाएं, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। और वो फिर ये एक चीज़ थी जो पहले उनसे करके नहीं दिखाई गई कि भाई $3 अरब जो आपका फाइनेंसिंग गैप है ये आप पूरा करें। इसके अलावा शायद और भी चीज़ें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ये थी। बिल्कुल ठीक है। सुलैनी साहब, आपके ख्याल में IMF के बगैर हम बजट दे पाएंगे? और जिस रिलीफ की बात की जा रही है, चैलेंज तो माना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन आवाम को देने के लिए कुछ है अगर IMF भी हाथ नहीं पकड़ाता? देखिए, IMF के बगैर बजट तो दिया जा सकता है, और वो बजट रिलीफ पर भी उसमें दिया जा सकता है, बड़ा खुशनुमा होगा, पॉपुलर बजट होगा, लेकिन वो एक रियलिस्टिक बजट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप्स हैं वो इतने ज़्यादा होंगे कि शायद प्रैक्टिकली उस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। और जो ही केयर टेकर सेटअप आएगा, अगर इस तरह का कोई बजट दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फौरन एक मिनी बजट देना पड़ेगा उन गैप्स को पूरा करने के लिए। तो IMF के साथ अगर बजट देते हैं तो वो सियासी तौर पर बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कि उस तरह का एक टफ बजट दे के जिसमें कि वो तमाम जो चीजें अभी तक मजीद बोझ डालना पड़ेगा आवाम पे। हाँ, तो वो एक इलेक्शन ईयर में वो पैलेटेबल नहीं होगा हुकूमत के लिए, और अगर IMF के बगैर देते हैं तो वो रियलिस्टिक बजट नहीं होगा। लेकिन ये जो आज डॉलर के अंदर देखी गई है कमी 25-30 रुपए की, इसको कहा जा रहा है कि जी ये सियासी इस्तेहकाम के बायस अब बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मार्केट के अंदर तो डॉलर लेने जाएं वो मिल ही नहीं रहा 310 के ऊपर भी। तो क्या वाकई में सियासी इस्तेहकाम का नतीजा है या फिर ये आर्टिफिशियली कुछ गेन की गई है? कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से। अभी तक जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे ऑनलाइन जो पाकिस्तान से शॉपिंग की जा रही थी फॉरेन करेंसी में, बैंक्स को कहा जाता था कि वो ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो अरेंज करें, उसी रेट पे वो कस्टमर को चार्ज करते थे और उसी रेट पे वो पेमेंट अपनी आगे भिजवाते थे, जिसकी वजह से कि मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है उसमें इजाफा होता चला जा रहा था। कल ये स्टेट बैंक की तरफ से सर्कुलर आया कि विद इमीडिएट इफेक्ट अब वो इंटर बैंक रेट पे डॉलर परचेज करेंगे, बैंक ओपन मार्केट से नहीं करेंगे। और हमने देखा कि जो ही ये सर्कुलर आया उसके बाद बतदरीज करेंसी का जो ओपन मार्केट रेट था वो कम होना शुरू हुआ है। और आपकी बात दुरुस्त है कि आज जब मैंने रेट चेक करने के लिए अपनी टीम भेजी तो इस्लामाबाद में कहीं भी ओपन मार्केट 310-312 रुपए से नीचे डॉलर अवेलेबल ही नहीं था। तो ये यानी कि ये एक झूठी खबर थी जो कि मीडिया के ऊपर सर्कुलेट की गई है और उसको क्लेम भी किया गया है अपनी विक्ट्री। ठीक है, हो सकता है कि मिल भी रहा हो, कराची में कहीं तो मिल रहा हो, या पासपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स पे आपको ये मिल रहा हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 310 पे आपको बगैर किसी शर्त के बहुत ज्यादा कदगन के बगैर आपको मिल रहा था। बाकी जो थे अक्सर स्टॉक यही कह रहे थे फॉरेन इंजीनियर कि डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, 433 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन कम हुई है, शॉर्टफॉल का सामना है FBR को। एक माह के अंदर 1400 अरब रुपए कलेक्शन हो पाएगी आप ये जो हदफ है? नहीं, आई डोंट थिंक एक माह में हो पाएगी।
और आई डोंट थिंक कभी किसी को उम्मीद थी कि ये रेवेन्यू टारगेट इस सूरत हाल में जहाँ पे इकोनॉमी इतनी तेज़ी से स्लो डाउन कर रही है कि उसमें ये वाला रेवेन्यू टारगेट मीट हो सके, ख़ास तौर पे जहाँ पे इंपोर्ट्स का गला दबाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर तो रेवेन्यू कलेक्शन होती है इंपोर्ट स्टेज पे। हमारी कस्टम्स ड्यूटीज़ या सेल्स टैक्सेस भी ज़्यादातर काफ़ी हद तक इंपोर्ट स्टेज पे ही कलेक्ट किए जाते हैं। अगर इंपोर्ट्स ही कम कर दिए हैं तो लाजिम सी बात थी कि उसके साथ साथ फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी इम्पैक्ट होगी। अच्छा, ये जो खुर्रम साहब, रशिया का तेल आना शुरू हो रहा है और हुकूमत का ये कहना है कि अभी तो पहली खेप पहुंचेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात या उसका जो रिलीफ है आवाम तक पहुंचेगा। क्या उससे जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, क्योंकि पेमेंट्स तो बिलाखिर डॉलर में की जाती है, उसमें कितनी बेहतरी होगी इससे? ये कहना मुश्किल है। ये रशियन ऑयल जो आ रहा है इसकी कॉस्ट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, ना इतना पता है कि कितनी क्वांटिटी में आएगा। अभी तो एक शिपमेंट की बात हुई है, ये क्या मुसलसल होएगा? आई थिंक जब तक ये वाली डिटेल्स नहीं आती तो इसकी इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। साथ में अगर सुलैरी साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कि अक्टूबर के अंदर आम इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए कांटों का सेज होगा माशी जो चैलेंज है उसको पूरा करना। क्या क्या अहदाफ होंगे और मुस्तकिल हल आपके ख्याल में है क्या? क्योंकि आर्टिफिशियली हम देखते हैं कि 6 महीने 1 साल की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कोलैप्स कर जाती हैं और बिलाखिर आवाम को महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, ना तो हमारे जो मुआशरत के चैलेंजेस हैं वो अननोन है, ना उनके हल अननोन है। ये पिछले 10-15 सालों से एक जैसे चैलेंज है और एक जैसे हल है। हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हमारे चैलेंजेस ये है कि हमारी आमदनी कम है, जहाँ से हमें टैक्स लेना चाहिए वहाँ से हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे। खा वो रियल स्टेट है, वो आपके ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं, या वो हमारे एग्रीकल्चर से इनकम होती है, या जो हमारी सर्विसेज मेजर है उनसे। और जब हम अपने एक्सपेंडिचर साइड को देखते हैं तो आपके इकॉनमी में ब्लैक होल्स हैं। आप देखिए, जो 212 के लगभग हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है जो कि खसारे में चल रही हैं। उसी तरीके से 18वीं तरमीम के बाद भी वो तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में वफाकी सतह पर मौजूद हैं, जिनको के सूबों को ट्रांसफ़र किया गया और जिनके पैसे भी सूबों को दिए जाते हैं। पेंशन का एक और जारी खर्चा जो है बढ़ता चला जा रहा है और आइंदा आने वाले सालों में वो तनख्वाह से एक्सीड कर जाएगा। एनर्जी सर्कुलर रेट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसे फैसले हैं जो कि हमेशा सियासत की नज़र हुए हैं। ये नहीं कि इस हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में, तो शौकत अजीज के ज़माने से लेके आपको याद होगा जब स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई और उसके बाद कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो उसके बाद से देख लें कि वो चैलेंजेस जो हैं वो भी मुस्तकिल हैं, उनके सोल्यूशन भी सबको मालूम है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल चाहिए ये तमाम एक्शन लेने की, वो पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। ये हमारी मुआशरत हमेशा सियासत की नज़र होती रहती है और अब भी हो रही है। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं सुलैरी साहब के हर बार मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। जब पीटीआई की हुकूमत आई उनका ये कहना था कि चोरों डाकुओं की हुकूमतें रही हैं, उन्होंने पैसा खाया है, मईशत को तबाह किया है, बड़े बड़े कर्जे लिए हैं, वो कर्जे उतारने के लिए हमें भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अब ये जो हुकूमत है इसको भी साल होने को हो गया, इनका भी यही क्लेम है कि पिछले 4 साल में जो तबाही हुई है वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और वाकई में ये क्लेम दुरुस्त है कि ऐसी गलतियाँ हुई हैं पिछली हुकूमत से जिसकी वजह से आज इतनी महंगाई हो चुकी है? देखिए, अगर हम गलतियों की बात करते हैं तो वो गलती एक ही मेजर गलती है और वो ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती। खा वो उसको नॉन टारगेटेड सब्सिडी दे के खुश करे, या वो ट्रेडर्स पे टैक्स लगा के और उसको फौरन बाद में वापस ले ले, या कुछ सेक्टर्स को वो टैक्स नेट में सिरे से लाए ही नहीं। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं ये। और अगर हम पिछले हुकूमत की बात करते हैं, मेरा ख्याल है पीटीआई ने जो गलती की आखिरी दिनों में नॉन टारगेटेड सब्सिडी दे के फ्यूल पे, उसी गलती को फिर मिफ्ता साहब ने भी कई महीनों तक चलाए रखा मौजूदा हुकूमत ने। और उसके बाद जब मिफ्ता साहब ने हालात थोड़े से बेहतर किए तो हमने देखा कि दोबारा से उसको जो सियासी मसले थी उनकी नज़र कर दिया गया। जो खुर्रम साहब ने फरमाया जो $3 बिलियन इकट्ठे नहीं हो सके, उसमें भी मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम था वो कार फरमा था। चीन, सऊदी अरब वही वो सब वेट एंड सी मोड में थे, क्योंकि पिछले 14-15 माह से जब आपको ये सर्टेनिटी थी कि किसकी हुकूमत होगी, कौन इलेक्शन कब होंगे और आने वाली हुकूमत कौन सी होगी, तो कोई भी दोस्त मुल्क जो है वो
कम से कम इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेगा ना पाकिस्तान में, यानी रोल ओवर करेगा, जब उसको पता हो कि आइंदा आने वाले चंद सालों में वो हुकूमत उसकी हलीफ रहेगी। आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर को तो कोई भी अब्लाइज नहीं करता, और ये एक वेट एंड सी मोड है जिसकी वजह से कि 9th रिव्यू जो है ये 7 महीने डिले का शिकार हो गया, और अब बड़ा क्लियर है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो इनकंक्लूसिव रहेगा। खुर्रम हुसैन साहब, कोई मशवरा हुकूमत के लिए कि किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और तवक्कुआत क्या हैं आपको इस मौजूदा बजट को लेके? लेकिन तवक्कुआत तो मेरी हैं कि ये एक अनरियलिस्टिक बजट आएगा। इस हुकूमत की मुद्दत में मुश्किल से कोई आई थिंक 8-9 हफ्ते रह गए होंगे जब ये बजट एक्टिवेट होगा, उसमें तो 8 हफ्तों से कम रह गया होगा, ठीक है ना। 1 जुलाई से लेके कोई मिड अगस्त तक मुश्किल से 6 हफ्ते हैं, और मेरे ख्याल में ये बजट बना भी बेसिकली उतनी ही मुद्दत के लिए रहे हैं। जो भी अगली हुकूमत आएगी उनको दोबारा से ये पाकिस्तान की फिस्कल फ्रेमवर्क को रिविजिट करना पड़ेगा और IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू करने पड़ेंगे। मेरी कोई सच हिदायत नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक मामलों में, अलबत्ता मैं इतना ज़रूर इसमें हिदायत ना सही, सजेशन ही दे दें, शायद वो सुन लें और आवाम की बेहतरी हो जाए उससे। देखिए, सजेशन मैं उनको यही दूंगा कि सिर्फ उतना जुल्म करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स आजकल अभी रोल बैक की जा रही हैं, इनको वापस अर्न करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस चीज़ के ऊपर काइंडली नज़र रख लें कि मामला उस लिहाज से आउट ऑफ कंट्रोल, उनके अपने भी आउट ऑफ कंट्रोल से ना निकल जाए। बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब मौजूद थे, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, दोनों की तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने सुनी है, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने भी सुनी होगी, उस पर अमल कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।